बिहार का चुनाव, और क्या यहां से हम दिल्ली की तस्वीर देख सकते हैं? देखिए, ये जो 2024 के चुनाव में बिहार में माँ की जगह तो होना ही है परिवर्तन जो होगा, मतलब राजनीतिक पटल पे बिहार में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। एक तो है क्या कि जेडीयू नाम की पार्टी आपको 2000 ये में जो विधानसभा चुनाव होंगे अगले साल जो होने वाले हैं, वो उस चुनाव में शायद उसका वो आपको पांचवें छठे नंबर की पार्टी के रूप में दिखेगी। पार्टी एकदम नष्ट हो, मतलब उसका कोई क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं रह गई है, और मुझको नहीं लगता कि अगला विधानसभा चुनाव तक जा पाएंगे वो। 2024 हमको लग रहा है कि जैसे होता है क्या कि समुद्र में डूबता हुआ आदमी कोई तिनका कोई भी ये मतलब टुकड़ा जो ये काठ का वो पकड़ने की कोशिश करता है, वही कोशिश कर रहे हैं नीतीश जी। क्योंकि इसमें इसमें तो उनकी इज्जत रख ली उन्होंने कि 16 सीट दे दी। मेरा तो ख्याल था क्या कि लोग ऐसा समझ भी रहे थे कि उनको 12 सीटें मिलने की बात थी। अब हमको लग रहा है क्या कि उसके बाद भी कैसा किया उन्होंने चिराग को ले आए। वो पशुपति पारस जो है उनके लिए कंफर्टेबल थे, तो उनको चिराग को ले आए। चिराग को लाने का मतलब है कि साफ साफ बीजेपी ने बता दिया इनको कि आपके कहने से बिहार में एनडीए नहीं चलने वाला है, हम एनडीए चलाएंगे खुद अपने तरीके से। और अपने तरीके का मतलब है जो कि जब वो पलट कर आ गए थे तो भी चिराग उनकी आलोचना कर रहे थे। ऐसे चिराग को सिर्फ एनडीए में नहीं लाया बल्कि उनको एलजेपी मतलब रामविलास की जो विरासत है वो मान लिया कि वही है। तो ये तो है। दूसरा है कि चिराग भी जो है उनकी जो बंद मुट्ठी है वो इस बार खुल जाएगी, क्योंकि हाजीपुर की आप चर्चा कर ही रहे थे, वो उसका सिर्फ वहीं का नहीं है बल्कि वो जो जमुई इनकी सीट है वहां भी उनके लिए बहुत कठिन जाने वाला है। और मुझको लग रहा है क्या कि जो एक दो सीट छोड़ के बाकी सीट पर बीजेपी तय करेगी कि किसको कैंडिडेट बनाना चाहिए। ये सिर्फ उनको सहूलियत ये मिल गई कि एलजेपी का वही है, एलजेपी ये कहने का मौका इस बार मिलेगा। लेकिन आप 5 साल आप देख लीजिए कि 5 साल सांसद रहे चिराग पासवान, सांसद के रूप में कोई अपनी छाप छोड़ पाए देश भर में दलितों। आप रामविलास पासवान से इनकी तुलना करनी चाहिए। रामविलास पासवान देश में दलित का कोई भी आंदोलन है, उन पर एट्रोसिटी है, कुछ भी मामला है तो उसमें एक ऐसा चेहरा थे जिसका कि महत्व था, लोग उनको देखते थे उनकी ओर। चिराग ने कोई ऐसी जगह नहीं बनाई, वो इसी अपने हनुमानगिरी में लगे रहे और वो जो है उन्होंने अपना कर लिया। तो कोई मुझको नहीं लग रहा कि ये जो चेंजेज होंगे उसमें जेडीयू का था। अभी फातमी का जाने का अर्थ ये है कि अल्पसंख्यक जो भी पहले क्या था कि कम से कम नीतीश जी को इसके लिए जरूर उनको ये करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने उसको आरएसएस का बैटल ग्राउंड नहीं बनने दिया बिहार को। अपने 15 सालों में उन्होंने कोई ऐसा एक कॉम्युनल स्टेट जिसमें कि राम मंदिर के बारे में हो रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं अल्पसंख्यकों के मकान पर, उनको जेल में बंद किया जा रहा है, या इसकी मतलब क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई के जरिए उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, जो यूपी में बगल के राज्य में चल रहा था, वैसा कुछ नहीं होने दिया। इसके लिए जरूर तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन अब वो जो है वो उनका वो खत्म हो गया फेज। ये देखना है इस बार कि 2024 के चुनाव में नीतीश हिंदुत्व का राग गाते हैं या नहीं। और मुसलमान तो उनसे अलग हो ही चुके हैं। अली जो अशरफ फातमी जो निकले हैं वो इसका अर्थ यही है कि उनको समझ में आ गया कि अब जेडीयू के मतलब साथ रह के कोई मुसलमान वहां अल्पसंख्यकों का समर्थन नहीं हासिल कर सकता। तो ये चेंजेज है और ये हमको लग नहीं रहा है क्या कि इसको न बीजेपी संभालने में ये है संभव है। उसको वो जो सीटें हैं बहुत कम होने वाली हैं, अभी तुरंत उसके गिनती पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही, कैसे साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे, और अलग अलग राज्यों की समीक्षा कीजिए आप, अलग अलग राज्यों राज्यवार अगर चर्चा कीजिए और उसके अंदर से अगर निकालने की कोशिश कीजिए तो आपको साफ समझ में आएगा कि जो बातें जितनी आसानी से कही जा रही हैं उतना आसान नहीं है इस बार का चुनाव, और उसमें भी उतना आसान नहीं है
बीजेपी का तीसरी बार सत्ता पर काबिज होना। आना चाहता हूं अनिल सिन्हा साहब आपके पास। अनिल जी, कैसे आप देखते हैं इस समीक्षा? बहुत ही एक गंभीर समीक्षा। आगे बैठेंगे हम तो उन आंकड़ों को भी स्क्रीन पे लेके आएंगे, उन तैयारियों के साथ बैठेंगे, लेकिन आज हम बिना उन तैयारियों के, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, आप झारखंड देख लीजिए या आप उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए, इधर मध्य भारत के और भी राज्य, गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बहुत आसान नहीं है। 100% आप स्ट्राइक रेट पे नहीं जा सकते। यानी देखिए, ये आंकड़ों पे जाने के पहले समझना ये चाहिए कि कहाँ कहाँ वो जो उनका हथियार कहाँ कहाँ फेल हुआ है। अभी देख लीजिए क्या है कि ईडी बुरी तरह फेल हो चुकी है। मतलब हेमंत झारखंड आते आते आदिवासी एक मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री ने ईडी का उनका सारा फेल कर दिया, और दूसरा तेजस्वी के परिवार ने, लालू जी के परिवार ने। तो जो उनका एक बहुत बड़ा हथियार जो अभी भी चालू है, मतलब अभी उसकी खबरें आजकल कम आ रही हैं, लेकिन तमिलनाडु से लेकर के पूरे देश भर में वो आतंक जो है, ईडी आतंक जो है वो चालू है, लेकिन उसका असर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो भी आमदनी उनकी है उसमें इसका बड़ा हिस्सा है। जो आपको पता ही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के एमएलए और एमपी की जो आमदनी है, वो दोनों आमदनी, सब सारी आमदनी के पीछे ईडी सीबीआई है। तो वो हमको लग रहा है कमजोर हुआ है। दूसरा है कि नैरेटिव का एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि अभाव, वो हो गया है। उन्होंने ट्राई किया, लगा कितना, आपको याद होगा कि राम मंदिर वाला कितना लगाया, मतलब 2 महीने से ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा मतलब मध्यकालीन भारत हो गया हो, और सब जो है भजन कीर्तन में लग गया था, पूरा चैनल्स, पूरा अखबार, और लोग जो है लग रहा था कि अब जो है, अब मतलब अब सवाल ही नहीं रहा, एक नया फेज आ गया हिंदू जागरण का। तो वो अब कहीं नहीं, कोई चैनल वाला अब ये देखने भी नहीं जा रहा है। गिनती आने लगी थी कि 4 लाख लोग गए, 5 लाख लोग गए, लोगों ने गिना भी था, शायद अपने ही चैनल पे लोगों ने गिना था कि भाई इतनी देर में इतने लोग कैसे चले गए, ये कहाँ हुआ। वो जितना मिनट नहीं है उससे ज्यादा उतना लोग देख चुके हैं। तो वो भी फेल हो गया। फिर सीएए आया, वो भी लग रहा था कि अब तो मास्टर स्ट्रोक है। एक लगा ये कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं लगातार। बॉम्बे की रैली, हेडलाइन मैनेजमेंट से आपका काम नहीं चलता है, आपको एक कॉन्क्रीट नैरेटिव देनी पड़ेगी। जो सही कहा कि जो पुलवामा वाला या 2014 वाला वो वाला सिचुएशन नहीं है, वो नैरेटिव कॉन्क्रीट, एक जो भी नेशनलिज्म है उसकी एक नैरेटिव थी उनके पास, कम्युनलिज्म का भी एक नैरेटिव थी, वो नैरेटिव भी उनका आ नहीं रहा सीएए के बाद और राम मंदिर के बाद। अब ये शक्ति वगैरह, ये तो ऐसा ही है जैसे बजरंग दल को उन्होंने हनुमान बताया था, और वो लोगों ने, हनुमान जी ने उन्हीं पे ठोक दिया गदा। तो वो जो है वो ऐसा है। दूसरी तरफ तुलना करिए आप कि एक ऐसा गठबंधन जिसके बारे में लोग को डाउट हो रहा था कि इंडिया गठबंधन बनेगा कि नहीं, डाउट हो नहीं रहा था, क्रिएट कर रहे थे लोग, वो सिर्फ पटना की ये के पटना बैठक के बाद उसके बाद लगातार चला गया। एक मतलब नीतीश कुमार एक मेजर ड्रॉप आउट है, इसके अलावा कोई ड्रॉप आउट नहीं, सब अंतिम के क्लास तक आया, जो कि आप मुंबई में देख रहे हैं। पूरा एक इंडिया गठबंधन, एक गठबंधन के रूप में एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम है। और उसमें सबसे बड़ी चीज हुई ये कि सबने ये बात मुंबई के ये में सब सीनियर लोगों ने, सारे गठबंधन कहा कि राहुल गांधी का रास्ता सही है। मतलब वो एंडोर्स कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप जो है, वो लीडरशिप राहुल को एक तरह से उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि उनकी लीडरशिप है। तो एक कॉन्क्रीट लीडर जिसको 2019 में पप्पू वगैरह करके आप रिजेक्ट कर चुके थे, वो एस्टेब्लिश हो गया। इंडिया एक गठबंधन है, आपका हथियार चल नहीं रहा है, और उसके बाद एक कॉन्क्रीट नैरेटिव है। तो हमको लग रहा है कि अगर दोनों की तुलना करेंगे तो टक्कर है। अब बराबर की है या नहीं, हमको लग रहा है कि बराबर से ज्यादा है, मतलब इनका ताकत, इनकी इंडिया गठबंधन की। अब उसको कैसे वो चुनाव, जिसमें लेकिन चुनौतियां 1-2 बस लाइन लूंगा। चुनौतियां ये है कि ये जो ईवीएम वाली बात आपने कही, चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो उसने वादा किया है वो पूरा करे, वो इम्पोर्टेंट है। वो पहले दिन से ही उन्होंने हिंदू धर्म वगैरह सब
कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम रिलीजियस स्पीच, सिर्फ हेट स्पीच नहीं कहा था रिलीजियस स्पीच को भी हम करेंगे। अब है कि चुनाव आयोग की परीक्षा है, इनकी तो ये तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा है चुनाव आयोग की, वो चुनौती एक बड़ी चुनौती रहेगी, बहुत बड़ी चुनौती। आप सही कह रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे है, आचार संहिता का पालन होना चाहिए और क्या